हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हिंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सरसाइज के ये 4th नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है, यानी कि ई सेल निकालना है, ई नॉट सेल हमें निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट द डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो हमारे पास ये रिएक्शंस दी हुई है, तो आप रिएक्शन से सबसे पहले आपके पास क्या क्या गिवन है आप देख सकते हैं कि हमारे पास n वैल्यू यहाँ पे गिवन हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज आप देख सकते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। तो फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो इसका n = 6 हो गया। ठीक है, हमें पूछ रहा है कि डेल्टा जी नॉट निकालना है और ई नॉट सेल निकालना है। ठीक है, और क्वेश्चन में हमारे पास एक और डेटा है, वो डेटा क्या है कि ई नॉट वैल्यू ऑफ क्रोमियम एंड ई नॉट वैल्यू ऑफ कैडमियम भी हमारे पास दिया हुआ है। उसी तरह ई नॉट वैल्यू ऑफ सिल्वर एंड ई नॉट वैल्यू ऑफ आयरन भी दिया हुआ है। तो अगर हम वापस से क्वेश्चन में आए तो आप देख सकते हैं कि हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो ई नॉट सेल ऑफ द सेल निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास क्रोमियम और कैडमियम का ई नॉट वैल्यू आपने देखा कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, ई नॉट सेल। कैसे? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड में क्या है और एनोड पे रिएक्शन कौन सी हो रही है वो कैसे पता चलेगी? देखिए, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, क्रोमियम और कैडमियम 2+ में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए एनोड पे क्या होगा, क्रोमियम होगा, और कैथोड पे क्या होगा, कैडमियम होगा। तो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड हम करेंगे तो हमारे पास ई नॉट सेल आ जाएगा। ठीक है, और ई नॉट सेल के लिए जो इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमारे पास क्वेश्चन में वहाँ आपने देखा गिवन है। फिर आती है डेल्टा जी की वैल्यू की। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था भाई, डेल्टा जी = -NF ई नॉट सेल। ठीक है, ई नॉट सेल अभी अभी आपने निकाला, और n की वैल्यू आप जानते हैं, n फैक्टर यहाँ पे कितना हो गया, 6 कैसे, टोटल इलेक्ट्रॉन चेंज यहाँ पे 6 का हो रहा है। ठीक है, तो n वैल्यू हमारे पास 6 और f तो फेरेडेस कांस्टेंट है, तो उससे क्या आ जाएगा, डेल्टा जी। और हमारे पास क्वेश्चन में और क्या पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालनी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमें वैल्यू निकालनी है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केसी, उसका फॉर्मूला आपको हमने क्या बताया था, केसी का फॉर्मूला आप अगर वापस रिकैप करें तो आपको याद होगा कि हमने डेल्टा जी = -NF ई नॉट सेल डिस्कस किया था, और एक और डिस्कस किया था कि ई नॉट सेल = RT/NF ln KC लिख सकते हैं, जिसे हम 0.059 या फिर 0.06/n log KC भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, ई नॉट सेल = 0.06/n log KC। ठीक है, हमें KC निकालना है, n फैक्टर हमारे पास 6 है, और ई नॉट सेल हमने अभी अभी निकाला है उससे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, KC भी आ जाएगा। तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, आप बना लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन अ बटन सेल वाइडली यूज्ड इन वॉचेज एंड अदर डिवाइसेस द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। बटन सेल आपको याद है, मैंने आपको क्या बताया था, जो मरकरी सेल होती है उसकी पर्यायवाची आप समझ सकते हैं कि उसे हम बटन सेल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बटन्स की साइज़ की होती है। ठीक है, जैसे शर्ट्स की बटन्स होती है वो छोटी छोटी साइज़ की होती है, इसलिए इसका नाम बटन सेल भी हम उसे कहते हैं। तो हमने जो मरकरी सेल डिस्कस किया था उसी को हम बटन सेल कहते हैं। उसी की हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है, क्या दी हुई है, Zn + Ag2O + वाटर गिव्स Zn2 + 2Ag + OH-। हमें पूछा है डिटरमाइन द ई नॉट एंड डेल्टा जी नॉट वैल्यू ऑफ द सेल रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे पास ये गिवन है, जिंक से जिंक 2+ बन रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन, और हमसे क्या पूछा गया, ई नॉट सेल एंड डेल्टा जी नॉट वैल्यू पूछा है। ठीक है, और ई नॉट सेल हमारे पास यहाँ पे गिवन है 0.76 हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है, और ये रिएक्शन दी हुई है। 0.76 किसका दिया हुआ है, ये एनोड का दिया हुआ है। ठीक है, 0.76 ये एनोड का, देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, तो इसलिए ये कौन सा है, एनोड है, और ये कौन सा है, कैथोड है, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है इसलिए रिडक्शन, इसलिए ये एनोड की रिएक्शन, और इसकी ई नॉट वैल्यू ये रही, और ये होगी कैथोड की रिएक्शन, और ये हो गई उसकी ई नॉट वैल्यू। तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करेंगे हम, तो उससे हमारे पास ई नॉट सेल आ जाएगा, और डेल्टा जी = -NF ई नॉट सेल होता है। तो ई नॉट सेल हम निकाल ही लिया है, F फेरेडेस कांस्टेंट है, और N क्या है हमारे पास, N फैक्टर है। N फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना का हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए हमारे पास वो डेल्टा जी भी आ जाएगा। क्वेश्चन आसान था, लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम इसे बनाएंगे तो थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन इसलिए लगता है क्योंकि इसमें बटन सेल वगैरह यूज़ किया है, ये रिएक्शंस यूज़ किए हैं जो कि दिखने में थोड़े कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फाइनली जो आप क्वेश्चन की बात करें तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है।
एग्जाम्स में इसी तरह करके हो सकता है आपको क्वेश्चन से लिख दिया जाए और इसी तरह कुछ सिंपल चीज़ें निकालने बोल दी जाए, और या तो आपके पास हमने जो आपको डेटास बताए थे मरकरी सेल के ऊपर, जैसे उसकी ई0 वैल्यूज़ क्या होती है एंड और बहुत सारे सब कुछ बताया था, उसके एनोड हो, कैथोड हो, इलेक्ट्रोलाइट हो, उसका ई0 सेल का वैल्यू हो, उसमें कंसंट्रेशन चेंज होती है कि नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, कैसे होती है, उसके साथ और भी बहुत कुछ हमने डिस्कस किया था। अगर आपको याद नहीं है तो आप आई बटन में ऊपर जाके देख सकते हैं। हमने प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल दोनों के ऊपर अलग से लेक्चर्स बनाई हैं, आप ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 3.8, जो कि एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला पे बेस्ड है और इस पे क्वेश्चन जनरली आते रहते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, the conductivity of cell containing 0.01 m KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. What is the cell constant if conductivity of 0.001 m KCl solution at 298 Kelvin K is 0.146 into 10 power minus 3 Simon per centimeter. आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मोलैरिटी हमारे पास गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, बहुत कुछ हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ का हमारे पास यहाँ पे यूज़ नहीं है। हम सबसे पहले देख रहे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है हमारे पास, और के की वैल्यू दी हुई है, यानी कि कप्पा की वैल्यू दी हुई है। और आपको याद है कि मैंने आपको जैसे बताया था कि R इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है, रो एल बाई ए। उसी तरह अगर आप पूरे को रिवर्स कर दें, यानी 1/r क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस की जगह कंडक्टेंस हो जाता है, 1/रो क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी हो जाता है रेजिस्टिविटी की जगह, और a/l हो जाता है, ठीक है। तो यही हमारा फॉर्मूला बन रहा था कि G इक्वल्स टू कप्पा a/l। उसी पे अगर हम बैठा दें इन वैल्यूज़ को, कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस इक्वल टू सेल कांस्टेंट पे, तो हमारे पास आ जाएगा सेल कांस्टेंट की वैल्यू। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज दिस। हमारे पास कंडक्टिविटी दी हुई है, मोलैरिटी गिवन है क्वेश्चन में, और कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी हमसे पूछा है। मोलर कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है, लेमडा m होता है मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि कभी भी क्वेश्चन में आए तो जनरली आप डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, और अगर ज़रूरत पड़े तो कन्वर्जेंस करना पड़े तो 1000 को चेंज भी हम कर सकते हैं, लेकिन जनरली आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप आंख बंद करके सीधा यही फॉर्मूला जनरली लगा दीजिए। लेमडा m इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी या फिर कंसनट्रेशन, आपको याद होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कंसनट्रेशन 0.2, और हमारे पास कंडक्टिविटी गिवन है 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी के जैसा होता है, मैच करता है ना राइमिंग, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी। तो मतलब कंडक्टिविटी क्या है, कप्पा है, कंडक्टिविटी कैसे कहते हैं, कप्पा। तो हमारे पास कप्पा गिवन है, मोलैरिटी हमारे पास गिवन है 0.2, हमसे मोलर कंडक्टेंस यानी लेमडा m हमसे पूछा जा रहा है। लेमडा m का एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि यही होता है। तो हम देखें कि हमारे पास क्या क्या चाहिए हमें लेमडा m निकालने के लिए। फिर से आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी निकालने के आपने कितने सारे फॉर्मूले पढ़े, भाई एक ही फॉर्मूला पढ़ा है मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए, ये वाला फॉर्मूला। अब आपको इस फॉर्मूले से निकालना है तो आपको कप्पा और मोलैरिटी चाहिए। कप्पा आपके पास गिवन है, मोलैरिटी आपके पास गिवन है, तो आप क्या कर सकते हैं, लेमडा m डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फिर आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिखने में बड़ा ही टफ लग रहा है, और बनाए भी तो कैसे बनाए भाई, ग्राफ वगैरह बोला गया है। तो देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन ज़रा सा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़रा सा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स में आपको ग्राफ वगैरह बनाने के लिए नहीं बोला जाएगा, ठीक है। और अगर आप बात करें तो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ बनाने बोला है लेमडा m एंड रूट सी पे, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पे। तो हमारे पास रूट सी मतलब रूट अंडर कंसनट्रेशन, तो हमारे पास कंसनट्रेशन अलग अलग पॉइंट्स पे गिवन है। और लेमडा m, तो आपको लेमडा m का आपने अभी अभी देखा था कि क्या फॉर्मूला पढ़ा था, लेमडा m इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। आपने एक ही तो फॉर्मूला पढ़ा था भाई, अभी देखिए यही वाला था ना। तो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे आपको कप्पा गिवन है और सी भी गिवन है। तो आप लेमडा m इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी से अलग अलग पॉइंट पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले लेमडा m। आपके पास लेमडा m आ गया अलग अलग पॉइंट्स पे, और सी आपके पास यहाँ पे अलग अलग कंसंट्रेशन पे गिवन है, तो आप पॉइंट डाल के प्लॉट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, बहुत ही आसान बट बहुत ही फ्रीक्वेंटली आया हुआ क्वेश्चन, मतलब जनरली आते ही रहता है, ठीक है। तो देखते हैं कंडक्टिविटी ऑफ इतना मोलर एसिटिक एसिड इज दिस। हमारे पास कंडक्टिविटी गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड लेमडा m नॉट फॉर एसिटिक एसिड इज दिस। हमें पूछा है मोलर कंडक्टिविटी हमें फाइंड करनी है।
अगर लेमडा एम नॉट वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आपसे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपसे दो चीज़ पूछी गई है क्या। सबसे पहले तो मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लेमडा एम, ठीक है, और दूसरी पूछी गई डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि अल्फा नहीं भाई, वो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, के पूछा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो के होता है ना, वही डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन पूछा मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी निकालने का अभी अभी आपने बार बार पढ़ा कि एक ही फॉर्मूला था भाई, लेमडा एम इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या चाहिए, कप्पा चाहिए, मोलैरिटी चाहिए। मोलैरिटी हमारे पास 0.00241 m गिवन है। कप्पा हमारे पास ये कंडक्टिविटी, कप्पा क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। आप एक बार जाके ऊपर देख लीजिएगा कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस वगैरह वगैरह, इतना सारे जो टर्म्स थे हमने आपको समरी बता के बहुत अच्छे से, समरी से भी और डिटेल से भी आपको बताया था। आपको नहीं याद हो तो आप ऊपर आई बटन में जाके क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कप्पा गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, उससे हमारे पास लेमडा एम आ गया। अब हमारे पास लेमडा एम नॉट वैल्यू भी गिवन है और पूछा डिसोसिएशन कांस्टेंट के। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में आपको कभी भी डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में पूछा जाए, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने बोला जाए, तो आपके पास सीधा सीधी अल्फा इक्वल्स टू रूट अंडर के बाई सी होता है। तो के आपको निकालना है, उसके लिए आपको अल्फा और सी चाहिए। सी यानी कंसंट्रेशन आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको चाहिए अल्फा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें अल्फा निकालना है और अल्फा इक्वल्स टू लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट। आपको ये फार्मूला याद होगा, मैंने आपको बताया था, आपको ये फार्मूला मैंने बताया था एप्लीकेशन ऑफ कोलेरोसिस लॉ में। वहीं पे आपको के इक्वल्स टू रूट अंडर अल्फा इक्वल्स टू रूट अंडर के बाई सी भी बताया था, जो अभी अभी आपने देखा, और अल्फा इक्वल्स टू लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट भी आपको बताया था। उसी में उसके 3 एप्लीकेशंस हमने देखे थे, तो उसी में से एक ये भी था। तो आपको क्या चाहिए अल्फा निकालने के लिए, लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट। लेमडा एम नॉट अभी अभी आपके पास क्वेश्चन में गिवन है और लेमडा एम आपने अभी अभी यहाँ पे निकाला है, तो उससे हमारे पास अल्फा आ जाएगा। और अल्फा के लिए आप ये वाला फॉर्मूला ना बैठाएं, आप सीधा अल्फा इक्वल्स टू रूट अंडर के बाई सी बैठा दें, तो उससे आपके पास अप्रॉक्सीमेट यही आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो आपको पता ही है कि जैसे आप बाज़ार से कभी आलू प्याज लाते हैं तो आप अलग अलग टाइप के वेट्स में इसे नाप सकते हैं। क्या आप ग्राम में भी इसे तोल सकते हैं, चाहे तो केजीज में भी आप इसे देख सकते हैं, टन्स में भी देख सकते हैं, ठीक है, पाउंड्स में भी देख सकते हैं भाई ऑफ कोर्स। तो इसी तरह हम चार्जेस को भी अलग अलग क्वांटिटी में कर सकते हैं, जैसे कूलम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड मेनी अदर्स, ठीक है। इसी तरह फैराडे भी एक टाइप है जिसमें आप जानते हैं कि 1 फैराडे मीन्स चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 फैराडे मीन्स चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 फैराडे इक्वल्स टू चार्ज, आपको मैंने बताया था चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 1 फैराडे इक्वल्स टू चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। तो हमारे पास 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम से Al3+ से हमें Al ले जाना है। आप सीधा सीधी देखिए Al3+ से हमें Al ले जाना है, यानी कि कितना का इलेक्ट्रॉन्स का चेंज करना है, कितना इलेक्ट्रॉन्स को हमें ऐड करना है। 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तब जाके ये Al हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास देखिए एक एटम 1 एटम ऑफ Al3+ को Al में चेंज करने के लिए हमें 3 चाहिए, 1 एटम को चेंज करने के लिए। तो 1 मोल को चेंज करने के लिए हमें 3 मोल्स चाहिए होंगे, 3 मोल्स। अब 3 मोल्स हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे 1 मोल ऑफ Al3+ को 1 मोल ऑफ Al में कन्वर्ट करने के लिए। तो 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी होगी, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी होगी। देखिए चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे होता है, तो चार्ज ऑफ 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 फैराडे। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 3 फैराडे। आप इसे 96500 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास कूलम में भी आ जाएगा, आप 3 फैराडे में भी रख सकते हैं। इसी तरह आप कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट से चेंज करके निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 13 में मोल्स ऑफ कैल्शियम एंड मोल्स ऑफ एल्युमिनियम निकाल के उसके ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज के हिसाब से आप नंबर ऑफ फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अब आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 16 में, जो कि आपका बेस्ड है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और फैराडेज लॉ के ऊपर। मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था, तो चलिए इसे एक बार रीड करते हैं। 3 electrolytic cells ABC containing solution of zinc sulfate, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। आपको याद है कि फैराडेज लॉ के 2 लॉ थे, जिसमें फर्स्ट लॉ में हमने बताया था W=ZIT फॉर्मूला डिस्कस किया था, और सेकंड हमने डिस्कस किया था कि जितने भी सेल्स हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उनके जो इक्विवेलेंट मासेस के जो रेशियो होते हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है।
आई होप आपको याद होगा ये वाला फॉर्मूला बड़े ही अच्छे से। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होता है, यानी कि मास ऑफ डिपोजिटेड एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट कांस्टेंट। एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि W1/E1 इक्वल्स टू W2/E2 इक्वल्स टू W3/E3 जितने भी हम सेल्स लगाते जाएंगे सीरीज में। तो ठीक उसी तरह क्वेश्चन में हमारे पास सीरीज में लगाए हुए, तो इससे हमें साफ यहाँ पे हिंट मिलता है क्वेश्चन में कि हमें कौन से फॉर्मूले को यूज़ करना है, फैराडे सेकंड लॉ को हमें यूज़ करना है यहाँ पे। तो आगे क्या बोला है, स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वॉज पास्ड थ्रू अंटिल 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर वॉज डिपोजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल बी। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो? What mass did the copper and zinc are deposited at masses? मोलर मासेस हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, कॉपर एंड जिंक दिया है 108, 63.5 एंड 65। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें सबसे पहले निकालना है क्या, हाउ डिड लॉन्ग द करंट फ्लो, कितना लंबा टाइम करंट चला, यानी कि W=ZIT। आपको याद होगा फॉर्मूला, उसमें हमें T भी था एक, W=ZIT में ZIT था ना भाई, उसमें T क्या था, टाइम था। हमारे पास ये वाला टाइम निकालने बोला गया है, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है कि 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ। तो आपको याद है W=ZIT जो फॉर्मूला था, उसमें W क्या था, मास ऑफ डिपॉजिटेड एलिमेंट। तो हमारे पास सिल्वर का मास कितना है 1.45। Z क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट क्या था, मोलर मास अपॉन n फैक्टर इनटू फैराडेज कांस्टेंट। क्या था, Z क्या था, मोलर मास अपॉन n फैक्टर इनटू फैराडेज कांस्टेंट। मोलर मास हमारे पास यहाँ पे गिवन है Ag का मोलर मास कितना है 108 ग्राम, और 1.45 ग्राम यहाँ पे डिपॉजिट हुआ। तो W है हमारे पास, M है हमारे पास, और n फैक्टर यहाँ पे देखिए Ag जो है AgNO3, Ag कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, +1, और कहाँ पे चला गया सीधा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कितना हुआ 1, तो n फैक्टर हमारे पास यहाँ पे 1 हो गया। और फैराडेज कांस्टेंट तो 96500 होता ही है। हमारे पास M है, N है, F है, तो हमारे पास Z भी है। अब हमारे पास W है, Z है और I भी है, I करंट फ्लोइंग थ्रू इट एट अ कांस्टेंट 1.5 एम्पियर हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास W है, Z है, I है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, टाइम आ गया। अब हमसे आगे और क्या क्या पूछा है कि मास ऑफ डिपोजिटेड कॉपर एंड जिंक, मास ऑफ डिपोजिटेड कॉपर एंड जिंक। तो हमारे पास आपको याद है कि जो सेकेंड लॉ था उसमें क्या था, W1/E1 इक्वल्स टू W2/E2, ठीक है, इक्वल्स टू W3/E3। अब देखिए अगर सिल्वर की बात करें तो हमारे पास उसका W1 है, हमारे पास E1 यानी कि Z उसका, E क्या होता है, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास मतलब क्या, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। आपको याद है मैंने आपको बताया था, आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। भाई ये सारे फॉर्मूलेज और कैसे इसका डेरिवेशन है, मतलब डेरिवेशन नहीं, मतलब इसके जितने भी फॉर्मूलेज है E, Z, सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ, सबके फॉर्मूलेज और एक एक्स्ट्रा फार्मूला भी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंडेंट, वो सब हमने आपको बताया है, आप जाके देख लीजिए वहाँ पे। तो हमारे पास इक्विवेलेंट मास जो है मोलर मास अपॉन n फैक्टर होता है, मोलर मास अपॉन n फैक्टर होगा। तो मोलर मास ऑफ सिल्वर हमारे पास जानते हैं 108 गिवन है, n फैक्टर हमारे पास 1 है, तो हमारे पास E है और W भी है, किसका, सिल्वर का। अब हम बात करें हमें किसका निकालना है, सबसे पहले कॉपर का निकालते हैं। तो कॉपर के लिए हमें क्या चाहिए, W चाहिए हमें कॉपर का, और E2 हमारे पास गिवन है, कैसे, E2 क्या है M/n, तो मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो मोलर मास ऑफ कॉपर हमारे पास 63.5 है, और n फैक्टर बात करें तो n फैक्टर देखिए यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है, और आ गया हमारे पास 0 में, तो इलेक्ट्रॉन चेंज कितना का हुआ, 2 का हुआ, तो n हो गया 2, और मोलर मास 63.5 है। तो हमारे पास E2 है, E1 है, W1 है, तो उसे W2 आ जाएगा। उसी तरह हमारे पास E3 होगा, जिंक के लिए बात करें तो इसी तरह हमारे पास जिंक के लिए E3 होगा, W1 और E1, तो W3 भी नहीं आ जाएगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा भाई, फिर से ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनेगा। नहीं बनेगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हमारे पास लिंक भी दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहाँ पे ज्वाइन करके पर्सनली भी पूछ सकते हैं, चाहे तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सब कुछ फ्री। अब आज का अगला और आखिरी लेक्चर, आखिरी जो हमारा क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 18। ये हमारा मुझे इंपॉर्टेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि जनरली बोर्ड्स में जब हम थे तो उस समय हमें ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं ये बिल्कुल समझ नहीं आता था। टीचर कुछ बताने की कोशिश भी करते थे लेकिन समझ नहीं आता था। बट आफ्टर ऑल आपको याद होगा कि मैंने लास्ट ही लेक्चर में आपको इन मतलब जितने भी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कैसे निकालते हैं उसके डायरेक्ट यानी 5 सेकेंड में कैसे निकालते हैं उसका डायरेक्ट आपको हिंट वहाँ पर आपको
ट्रिक आपको बताया था, आप ऊपर आई बटन में जाके देख लीजिए, सीधा 5 सेकंड में आपको ट्रिक बताया था 5 सेकंड में कैसे निकालते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विथ सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो हमारे पास Ag के इलेक्ट्रोड्स है और AgNO3 है। अब AgNO3 है तो साथ में H प्लस और OH माइनस भी होंगे। अब बाई डिफॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन बोला है तो H प्लस OH माइनस और Ag प्लस और हमारे पास NO3 माइनस भी है। ठीक है, तो कैटायन की अगर हम बात करें तो देखिए कैटायन ये डी ब्लॉक का है कि नहीं है, कैटायन ये डी ब्लॉक का है, तो ये क्या होगा, कैथोड में रिड्यूस हो जाएगा, वरना H प्लस रिड्यूस हो जाता। ठीक है, आपको अगर समझ नहीं आ रहा है हम कैसे करें तो आप ऊपर आई बटन में जाके देख लीजिए, हमारा लास्ट लेक्चर, उसमें हमने ट्रिक बताया था सीधे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे Ag हमारे पास डिपॉजिट हो जाएगा। अब बात करते हैं NO3 माइनस और OH माइनस की, जो इनमें से कोई एक ही जाके ऑक्सीडाइज होगा कहाँ पे, एनोड पे। तो ऑक्सीडाइज कौन होता है एनोड पे जाके, सबसे हम क्या देखते हैं उसके लिए हैलाइड है कि नहीं, तो हैलाइड है क्या, NO3 माइनस हैलाइड है, नहीं है, तो ऑक्सीडाइज कौन होगा, OH माइनस। तो हमारे पास एनोड में क्या लिबरेट होगा, O2। तो हमारे पास कैथोड में Ag डिपॉजिट होगा, एनोड में O2 लिबरेट होगा और बच जाएगा क्या, H प्लस और NO3 माइनस यानी HNO3 बच जाएगा। ठीक उसी तरह आप बाकी के 3 भी सॉल्व कीजिएगा। भाई देखा 5 सेकंड में सॉल्व हो गया ना, ये बड़ा ही आसान से ये क्वेश्चंस होते हैं, आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं इन्हें, सीधा सीधी मैंने जो आपको ट्रिक बताया था उससे, बहुत ही दमदार ट्रिक है भाई, आपको कहीं पर भी इतनी आसानी से वो नहीं मिलने वाला। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको कोई भी डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे आई बटन्स में जाके क्लिक करके देख सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर being patient.